एक्सरसाइज 6.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 हमारे पास तनासुब से मुतालिक है। तनासुब दो निस्बतों के दरमियान मवाज़ने को कहते हैं। इसकी दो अक़साम होती हैं, एक रास्त तनासुब और दूसरा माकूस तनासुब। ज़िंदगी के मामलात में हमारे पास ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसे आज हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको हल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इकाई का तरीका और एक होता है तनासुबी प्रोपोर्शनल मेथड। तनासुबी यानी कि प्रोपोर्शनल मेथड, इकाई का तरीका यानी कि यूनिटरी मेथड। हमारे पास हमें इस एक्सरसाइज में दोनों तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इफ़ द प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज़ 500 रुपीज़ दैन फाइंड द प्राइस ऑफ 15 बुक्स सिमिलरली। अगर एक जैसी 10 किताबों की कीमत 500 रुपये है तो उन जैसी 15 किताबों की कीमत मालूम करें। इकाई के तरीके में हम किस तरह से मालूम करेंगे? पहले हम डेटा लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई का तरीका क्या होता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इसके को हल करने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम इस सवाल में दी गई जितनी भी मालूमात है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके लिख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं डेटा। इकट्ठा करने के बाद हमारे पास जो स्टेप आता है वो कहलाता है हल या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने जो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या फिर जो भी हमने ऑपरेशंस करने होते हैं वो हम सॉल्यूशन के हेडिंग में करते हैं। और आखिर में हमारे पास आता है नतीजा। जब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो वर्ड प्रॉब्लम की तरह उसे हम वर्ड्स में ही शो करते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है? नतीजा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मैं पढ़ूँगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें मैसर हैं या मवाद में मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। मवाद में मेरे पास 10 किताबों की कीमत दी गई है जो कि 500 रुपये है और 15 किताबों की कीमत मुझे मालूम करनी है। ये मेरे पास डेटा हो गया। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग में मुझे मालूम क्या करना है? 15 किताबों की कीमत मालूम करनी है। 10 किताबों की कीमत मेरे पास कितनी है? 500 रुपये। अब यहाँ पर मेरे पास एक किताब की कीमत मालूम करने के लिए क्या तरीका होगा कि जितनी भी कुल कीमत है, यानी कि जितनी भी मेरे पास टोटल वैल्यू दी हुई है 500 रुपये, तो मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक किताब की कीमत। इसको हम इस तरह से पढ़ लेते हैं कि कुल कीमत डिवाइडेड बाय किताबों की तादाद या टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ बुक्स। अब यहाँ पर मेरे पास 500 डिवाइडेड बाय 10 था, 0 से 0 कैंसिल हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 से कितनी मरतबा भी हम लोग 50 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर 50 ही आएगा। तो 1 जो होता है हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अंडरस्टूड होता है। इससे हमारे क्वेश्चन को या वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास एक किताब की वैल्यू क्या आ गई है? 50 रुपये। अब 15 किताबों की कीमत किस तरह से मालूम करेंगे? जो मेरे पास वैल्यू आई थी 50, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 15 से, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ बुक्स, यानी कि कीमत मल्टीप्लाई बाय किताबों की तादाद। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 50 750, यानी कि 15 किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी? 750 रुपये हो जाएगी। इस जवाब को लिखने के लिए मैं एक और हेडिंग लगाऊंगी या इसका थर्ड स्टेप लिखूंगी जो होता है नतीजा, या इस उर्दू में इसको महासिल भी कहते हैं और नतीजा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंक्लूजन, कि हमने जो भी मल्टीप्लिकेशन की उसका आंसर या नतीजा क्या हासिल हुआ। हमें क्या नतीजा हासिल हुआ? 15 किताबों की कीमत क्या निकलेगी? 750 रुपये। अब इसको प्रोपोर्शनल मेथड में हम लोग किस तरीके से करेंगे या फिर तनासुबी तरीके से हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सेम वही तरीका। सबसे पहले हमने डेटा लिखना है। इसमें डेटा लिखने का तरीका और इकाई के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हम जिन दो मिक़दारों के दरमियान निस्बत मालूम कर रहे हैं या जिन दो मिक़दारों के दरमियान हमें निस्बत दी गई है, सबसे पहले हम उनकी हेडिंग्स डालेंगे। नंबर 1 नंबर ऑफ़ बुक्स, नंबर 2 प्राइस, यानी कि किताब, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? कीमत। अब यहाँ पर मेरे पास 10 किताबों की कीमत कितनी दी गई है? 500 रुपये। 10 के सामने मैंने 500 रुपये लिखा
और 15 किताबों की कीमत मुझे मालूम करनी है। जो चीज़ मुझे मालूम करनी है उसकी जगह मैं क्या लिख लूँगी, एक्स। सपोज़ कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, जो मुझे मालूम करना है वो एक्स के बराबर है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये समझने का पॉइंट है कि ये एरोज़ मैंने क्यों लगाए हैं, ये मेरे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि रास्त तनासुब है। वो किस तरह से, आप सब समझ सकते होंगे इस बात को कि अगर मैं नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ाऊँगी तो लाजमी सी बात है उसके टोटल प्राइस बढ़ जाएगी ना खुद ब खुद। कि अगर 10 किताबें ख़रीदूँगी 500 रुपये में, तो 15 की किताबों की कीमत जो है वो लाजमी सी बात है 500 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। इसलिए जो मेरे एरोज़ होंगे दोनों के दोनों डाउन टू वर्ड होंगे। यानी अगर मेरा एक एरो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी नीचे की तरफ ही जाएगा। जहाँ एक का हेड होगा दूसरे का हेड भी वहीं होगा, जहाँ एक की टेल है वहीं दूसरे की भी टेल होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका प्रोपोर्शन किस तरह से बनाएंगे, इसका प्रोपोर्शन इस तरह से बनाएंगे, फ़र्स्ट की टेल निस्बत हेड इक्वल टू टेल एंड निस्बत हेड। टेल इज़ टू हेड, यानी कि पहले की टेल और उसका हेड, फिर उसके बाद बराबर है टेल निस्बत हेड के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें मेरे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। 10 निस्बत 15 बराबर है 500 निस्बत एक्स के। अब ये जो बिल्कुल आखिर के दोनों नंबर हैं ये मेरे पास क्या कहलाएंगे, तरफ़ैन। इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। और जो बीच के नंबर हैं उनको हम कहते हैं मीन्स, यानी कि वस्तैन। वस्तैन यानी कि वस्त वाली वैल्यूज़ और तरफ़ैन यानी कि तरफ वाली वैल्यूज़। मेरे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब, यानी जो तरफ वाली रकमें दोनों हैं उनको हम अगर आपस में ज़रब करें तो वो बराबर होंगी वस्तैन के हासिल ज़रब के, यानी कि वस्तैन वाली बीच वाली दोनों रकमों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएंगी। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, इसे इंग्लिश में हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। वस्तैन की वैल्यू क्या क्या थी मेरे पास, 15 मल्टीप्लाई बाय 500। मेरे पास बीच की दोनों रकमें क्या थी, 15 और 500 रुपये। 500, इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ होगा, मल्टीप्लाई का, यानी कि हासिल ज़रब बराबर किसके हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स के। ठीक है। ये मेरे पास तरफ़ैन वाली वैल्यूज़ थी। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो इसके साथ ये 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी। जब मैं इसको यहाँ से हटाऊँगी तो ये दूसरी तरफ, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ऊपर वाली दोनों रकमों को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर मेरे पास 500 के साथ ज़ीरो है, वो ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 1 बचा। डिनोमिनेटर में 1 के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जितनी मरतबा में मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर ये सेम ही आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 50। जब मैंने 15 को मल्टीप्लाई किया 50 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 750 रुपये। तो एक्स की वैल्यू क्या फ़ाइंड हुई, 750 रुपये। चाहे वो तरीका इकाई का हो या तनासुबी तरीका हो, दोनों का आंसर मेरे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा। आखिर में हम इसका नतीजा लिखेंगे, कंक्लूजन। जब कंक्लूजन इसका हम लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, इस जैसी 15 किताबों की कीमत 750 रुपये है। ठीक है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन मेरे पास है 6.2 में, एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर है 1। बिल्कुल सेम ऐसी ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कुर्सियों की कीमत दी गई है, 2 कुर्सियों की कीमत हमें मालूम करनी है। तो यह आपका असाइनमेंट है, यानी कि होमवर्क है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। उसे सॉल्व करके आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पास मुझे इनबॉक्स करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई आज के लेक्चर में या पिछले लेक्चर्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।